वेलकम टू गाइडली। जेआईबी क्रैश कोर्स जो आपके लिए कंप्लीट थ्योरी का चलाया गया है उसमें सेशन 13 में ले आया हूँ। 12 सेशन है वो आपके लिए स्ट्रीम कर रहे हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया है प्लेलिस्ट का, वहाँ जाके आप सारे सेशंस देख सकते हैं। कंप्लीट जेआईबी का मतलब है कंप्लीट जेआईबी के कॉन्सेप्चुअल सीरीज जो है वो आपकी लेके आई गई है इसके अंदर। ठीक है, इस सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के बारे में, जो क्या गाइडलाइंस है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, क्यों ये लाया गया है। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। इन्फ्लेशन क्या होती है, कैसे ये अफेक्ट करती है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग इज एन इंपॉर्टेंट रोल गिवन बाय आरबीआई टू द बैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग अ स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ बैंक्स लैंडिंग टू अ फ्यू स्पेसिफाइड सेक्टर्स। कि जो बैंक की लैंडिंग है, ठीक है, उसका कुछ पोर्शन आपको स्पेसिफिक सेक्टर्स के अंदर लगाना है, वो प्रायोरिटी पे होने चाहिए सेक्टर, इसलिए इन्हें प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग बोला जाता है। पीएसएल की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, लाइक एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज जो आपके पुअर पीपल फॉर हाउसिंग, ठीक है, लोगों को जो गरीब हैं उनको हाउसिंग के लिए, ठीक है, हाउस लोन आ गया इसके अंदर आपका। इसकी भी एक गाइडलाइन है कि इतने लाख तक का लोन है तो इतने लाख तक का लोन है तो प्राइवेट सेक्टर माना जाएगा। ऐसे नहीं कि आपका 1 करोड़ का लोन है तो भी काउंट किया जाएगा, नहीं। क्यों? क्योंकि फिर तो बैंक्स क्या करेंगे कि बड़े बड़े लोन दे के जल्दी से प्राइवेट सेक्टर में पूरा करके और अपने कॉर्पोरेट लैंडिंग की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। तो उनको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कि आपको कुछ सेक्टर्स हैं उनके अंदर पैसा लगाना है, कुछ एजुकेशन का भी आपका हिस्सेदारी होनी चाहिए, लो इनकम ग्रुप्स जो वीकर सेक्शन है उसके अंदर आपको फाइनेंसिंग करनी है, माइक्रो स्मॉल जो बिल्कुल छोटे और आपके एंटरप्राइजेस हैं, स्मॉल माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, उसकी भी डेफिनेशन मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा कि माइक्रो स्मॉल मीडियम की जो डेफिनेशन है वो क्या है, इन्वेस्टमेंट टेन्योर और जो आपका टर्नओवर और प्लांट एंड मशीनरी के हिसाब से क्या डिफरेंशिएशन है उनके बारे में आपको बताऊंगा। डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि माइक्रो में बताइए कि मीडियम में कितना होता है प्लांट जो आपका प्लांट एंड मशीनरी के अंदर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और कुछ जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपकी लैंडिंग है वो, ये सारे किस में आते हैं? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर। तो वो सेक्टर्स जिनको प्रायोरिटी पे लैंडिंग में आपको रखना है, ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं उनके बारे में जान लीजिए। कैटेगरीज क्या क्या हैं? एग्रीकल्चर कैटेगरी, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एक्सपोर्ट से इंपोर्ट पे नहीं, एक्सपोर्ट पे, ताकि निर्यात ज़्यादा हो, आयात कम हो। जब बाहर हमारा जो एक्सपोर्ट होगा, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज का, तो उससे क्या होगा कि पैसा या फॉरेन एक्सचेंज है वो इंडिया के अंदर आएगा, इसलिए एक्सपोर्ट को बढ़ावा हमेशा दिया जाता है। एजुकेशन, एक लेवल सुधरेगा, ठीक है, सोसाइटी का। हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, तो ये कुछ हैं सेक्टर्स जिनमें प्रायोरिटी पे गवर्नमेंट को काम करना होता है, इसीलिए बाध्य किया जाता है बैंक्स को कि आपको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में इतना इतना इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो जो बाध्यता है वो क्या है टोटल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर की, जो जितना एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट है। तो इसमें कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है आपका कि क्या ये एएनबीसी ही होता है? नहीं। पहली बात तो एएनबीसी की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपसे, ठीक है, तो एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, इसका भी फॉर्मूला है। दूसरा है कि क्रेडिट इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर जो आपकी कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ वगैरह हैं जो उनमें उसके अंदर कवर होती हैं, उन दोनों में से जो ज़्यादा होगा, ठीक है, उन दोनों में से जो ज़्यादा होगा उसका 40% आपको टोटल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में लगाना है। मान लीजिए कि आपका दोनों में से ज़्यादा है एएनबीसी और वो मान लेते हैं 100 करोड़ है, तो 100 करोड़ में से 40 करोड़ आपका प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में लैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, अब 40% है उसको भी तोड़ा गया है हिस्से के अंदर। कैसे? 18% जो होगा एएनबीसी का, ठीक है, वो आपका एग्रीकल्चर में होना चाहिए, 7.5% आपका माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए होना चाहिए, और 10% जो है एएनबीसी का वो आपका एडवांसेस टू वीकर सेक्शन होना चाहिए। ठीक है, वीकर सेक्शन के अंदर आपको एडवांसेस देने हैं। ठीक है, लेकिन फॉरेन बैंक्स जो हैं इसके अंदर क्या है कि ये जितने भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं एक्सक्लूडिंग आरआरबीज एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक तो आएगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि वो लैंडिंग नहीं करता। ठीक है, तो आरआरबीज और स्मॉल फाइनेंस बैंक को छोड़कर जो भी आपके कमर्शियल बैंक्स हैं या फॉरेन बैंक्स जिनकी ब्रांचेस 20 से ज़्यादा हैं, 20 या 20 से ज़्यादा हैं, तो उनको ये फॉलो करना होता है। जिनकी फॉरेन बैंक्स की ब्रांचेस 20 या 20 से कम है उनको एक टाइम लिमिट दी गई थी कि इस टाइम लिमिट तक आपको लेके आना है, लेकिन अब इक्वल ही आ चुके हैं सारे, क्योंकि वो टाइम लिमिट खत्म हो चुकी है। ठीक है, अब ये परसेंटेज आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए किस में कितना परसेंट है, किस में कितना परसेंट है।
जो हमने ये टारगेट्स जाने, इसके अंदर एक्सक्लूडिंग आरआरबीज वगैरह क्यों कहा गया है, क्योंकि इनके जो टारगेट्स हैं वो अलग रहते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के, ठीक है। और एक चीज़ ये याद रखिएगा कि ये एडवांसेस टू वीकर सेक्शन आज की डेट में 12% है, ठीक है, 10% नहीं है। तो जैसे ही आप पेपर देने जाए तो उससे पहले एक बार प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के परसेंटेज पे जरूर नज़र मार ली जाए, ठीक है। तो जो आपके आरआरबी और एसबीएफ्स को छोड़ के टारगेट 40% का है, लेकिन आरआरबी जो है उनका टारगेट कितना रहता है, 75% ऑफ एएनबीसी, 75% ऑफ एएनबीसी उनको रखना होता है टोटल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर। स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी टारगेट क्या है, 75% है। तो याद रखिएगा, और 75% आरआरबीज और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का है। एग्रीकल्चर के अंदर तीनों का ही टारगेट, जो आपके बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है, उनका टारगेट है 18% है, 18% और 18% है। फॉरेन बैंक जिनकी ब्रांचेस 20 ब्रांचेस से कम है, तो वहाँ एग्रीकल्चर, माइक्रो एंटरप्राइज और एडवांसेस टू वीकर सेक्शन नॉट एप्लीकेबल है, उनको यहाँ पे कंप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। और जो आपका रीजनल रूरल बैंक्स हैं उसके लिए एडवांसेस टू वीकर सेक्शन 15% है, और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए 12% है, और कमर्शियल बैंक्स हैं जो डोमेस्टिक, उनके लिए भी 12% है, याद रखिएगा, ठीक है। ये मैंने आपको बोल के बता दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो हाउस लोन है, जो स्टाफ वाले हाउस लोन है, क्या वो प्रायोरिटी सेक्टर में आते हैं? जी नहीं, वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में नहीं आते। तो कौन से हाउस लोन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में आते हैं? तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर ये याद रखिएगा, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और प्रोजेक्ट कॉस्ट, दो चीज़ें होती है, ठीक है। एक होती है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, एक होती है प्रोजेक्ट कॉस्ट। टोटल मान लीजिए कि आप 55 लाख का सौदा कर रहे हैं किसी के साथ, जिसमें से 30 लाख आपकी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट आ रही है, 20 लाख का मान लीजिए प्लाट है, किसी चीज़ की कोई मॉडिफिकेशन आप करवा रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन की आपकी जो कॉस्ट है उसके बेसिस पे और प्रोजेक्ट कॉस्ट के बेसिस पे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में आएगा कि नहीं आएगा लोन, ये माना जाता है, ठीक है। तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर जानने के लिए सबसे आपको पहले पता होना चाहिए कि हाउसिंग जो लोन्स हैं, ठीक है, अगर वो 35 लाख है मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ के लिए, मेट्रो जो सिटीज़ है उसके अंदर अगर कंस्ट्रक्शन 35 लाख की आई है, ठीक है, तो याद रखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूँ ताकि याद रहे आपको, ठीक है। मेट्रो एरियाज़ और नॉन मेट्रो एरियाज़, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेट्रो एरिया के अंदर अगर 35 लाख तक की कंस्ट्रक्शन आ रही है और 45 लाख रुपए तक का अगर प्रोजेक्ट कॉस्ट है, तो वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में माना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा, ठीक है। और नॉन मेट्रो जो सिटीज़ हैं उनके अंदर अगर आपकी कॉस्ट आ रही है वो 25 लाख है और प्रोजेक्ट कॉस्ट 30 लाख है, यहाँ पे तो 10 का गैप है लेकिन यहाँ 5 का गैप है, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से याद रखिएगा कि लेटेस्ट गाइडलाइन आरबीआई की ये है। पूछा जा सकता है आपसे कि एक बंदा है, उसके मकान की जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो 32 लाख रुपए है और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 24 लाख रुपए है, तो क्या बताइए वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में आएगा अगर वो नॉन मेट्रो सिटी के अंदर है? तो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट कॉस्ट उसको सीलिंग जो है आपकी अपर सीलिंग है उसको क्रॉस कर गई है। 32 लाख की बजाय 30 लाख तक अगर होता और कंस्ट्रक्शन 25 लाख तक होती, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, वही प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में माना जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एक मैंने आपको बताया था कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, उनको तो इसकी डेफिनेशन आप कैसे देखेंगे कि ऊपर लिख लेते हैं इन्वेस्टमेंट और यहाँ कर लेते हैं टर्नओवर, ठीक है। इन्वेस्टमेंट जो है माइक्रो के लिए कैसी रहेगी, माइक्रो में कितने तक हो और मीडियम के अंदर कितने हो, स्मॉल के अंदर कितने हो, ये आपको अगर देखना है तो इसको कैसे याद, तो इसको याद कैसे रखेंगे, 1, 10 और 50, बस 5 से गुना करते रहना है अब इसको, ठीक है। 1 का गुना 5 किया तो 5 करोड़, 5 से गुणा किया तो 50 करोड़ और यहाँ किया 250 करोड़, ठीक है ये सारे करोड़ के अंदर ही। अगर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 1 करोड़ तक है और टर्नओवर उसका 5 करोड़ तक है तो वो माइक्रो एंटरप्राइज माना जाएगा, ठीक है। अगर उसका 1 से ज़्यादा है और 10 से कम है तो स्मॉल, और टर्नओवर उसका 50 से कम है तो टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से स्मॉल माना जाएगा, और मीडियम है अगर 50 करोड़ तक है और 250 करोड़ तक है तो, ठीक है। अब बात आती है इससे ऊपर की बात चल रही है, ठीक है। माइक्रो एंटरप्राइजेज वेयर द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 5 करोड़ रुपीज़। और स्मॉल की बात अगर हम करें तो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी डज नॉट एक्सीड 10 करोड़ एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 50 crore rupees. And for medium enterprises we can say that where the investment in plant and machinery does not exceed 50 crore rupees and टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 250 करोड़ रुपीज़, ठीक है। तो अब एक तरीके से केस स्टडी में पूछ रहा हूँ आपसे कि एक फर्म है, एक एंटरप्राइज है, ये बताइए कि उसकी जो इन्वेस्टमेंट इन
प्लांट एंड मशीनरी है वो है 8 करोड़ रुपए, ठीक है, लेकिन टर्नओवर है उसका वो आपका मान के चलते हैं 58 करोड़ रुपीस है, ठीक है। तो बताइए कि वो स्मॉल है कि मीडियम है कि माइक्रो है। तो माइक्रो तो आएगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि ये दोनों से ही बाहर जा रहा है। 8 करोड़ रुपए है, इसका मतलब इसके नीचे फॉल कर रहा है तो स्मॉल हो सकता है। टर्नओवर देखते हैं, लेकिन टर्नओवर तो 55 करोड़ है, यानी 50 से ऊपर है, तो वो अब मीडियम की कैटेगरी में चला गया, ठीक है। तो दोनों इसके अंदर फॉल कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो अगले वाला बनता है इसका, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। गाइडली आपको टाइम टू टाइम इतनी चीज़ें साथ के साथ एक्सप्लेन करता है। चैप्टर्स के अंदर जो आपको टॉपिक दिए गए हैं सारे कवर करवाए जाएंगे, चिंता मत कीजिए। इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन इज बेसिकली सस्टेन्ड राइज इन द लेवल ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द कंट्री एंड मेजर्ड एज ईयर ऑन ईयर चेंजेस। नहीं समझ में आया? चलिए थोड़ा सा आसान तरीके से पढ़ते हैं कि एक सस्टेन्ड राइज होता है प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर, जो एक थोड़ा सा जो इंक्रीमेंट देखा जाता है, ठीक है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये कैलकुलेट किया जाता है, और जो डिफरेंस होता है वो जो बढ़ा हुआ होता है उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ती है, रूपी विल बिकम लेसर, रूपी द लेसर परचेज कैन बी मेड ऑन, इन अदर वर्ड्स वैल्यू ऑफ रूपी इट सेल्फ गोज डाउन। नहीं समझ में आया? अभी आएगा, क्योंकि बात ज़रा ऊंचे लेवल की है। इन्फ्लेशन जैसे ही बढ़ती है, मान लीजिए कि आप 10 रुपये की कोई चीज़ लेने गए, 10 रुपये की 10 टॉफ़ी आती थी, ठीक है, लेकिन महंगाई बढ़ गई है, तो आप कहते हैं कि पहले 10 रुपये की 10 टॉफ़ी आती थी, अब तो 10 रुपये की 5 ही टॉफ़ी आती है। मतलब वो 10 रुपये का नोट जो आपके हाथ में था वो है तो 10 रुपये का ही, लेकिन उसकी ताकत कमज़ोर हो गई है। वो अब 10 की 10 टॉफ़ी नहीं खरीद पा रहा, वो 10 की 5 ही टॉफ़ी खरीद पा रहा है, ठीक है। तो रुपी की जो वैल्यू है वो नीचे चली जाती है जैसे ही इन्फ्लेशन इंक्रीज होती है, राइज करती है। मैथमेटिकली अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें, इज एक्सप्रेस्ड एज चेंज इन प्राइस इंडेक्स, यूजुअली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ही देखा जाता है, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू प्रीवियस टाइम। या हम बात करें कि इन्फ्लेशन का जो अपोजिट होगा, जो महंगाई का जो अपोजिट होगा, वो मंदी होगा, डिफ्लेशन होगा। एन इन्फ्लेशन प्रीमियम इज द प्रीमियम कमिंग इन द इंटरेस्ट रेट्स द लेंडर चार्ज टू कंपनसेट फॉर इन्फ्लेशन। जैसे महंगाई बढ़ती है तो लेंडर क्या करता है, अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देता है, क्योंकि वो जो चीज़ें खरीद रहा है उसका रूपी कमज़ोर हो चुका है, इसलिए वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा के अपना पैसा और लेके अपने पास आना चाहता है, ताकि उसका रूपी स्ट्रॉन्गर हो जाए। उसके पास जो 10 रुपया उसके 8 रुपये की तरह बिहेव करने लग गया है, तो वो 2 रुपये और लेना चाहता है, ताकि 10 रुपये की वैल्यू उतनी ही रह जाए उसकी, इसलिए वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा के वो पैसा रिकवर करता रहता है, ठीक है। दिस इज टू एंश्योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आर ओवर द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एंड कैपिटल इज नॉट इरोडेड। कैपिटल जो है वो उसको खत्म ना हो जाए उसकी। इन्फ्लेशन के कारण क्या क्या हो सकते हैं, सुनते जाइएगा। अगर आप सुनेंगे ध्यान से तो समझ में आएगा। इंक्रीज इन मनी सप्लाई इज़ वन ऑफ द प्राइमरी कोजेज। अगर मनी सप्लाई को ड्रास्टिकली इंक्रीज कर दिया जाए, ठीक है, तो भी मनी सप्लाई इंक्रीज करने के कारण इन्फ्लेशन हो सकती है। लॉजिक कैसे सिंपल है कि हाई मनी सप्लाई वुड मीन हाई अवेलेबिलिटी ऑफ करेंसी, कि करेंसी लोगों के पास ज़्यादा है, विच वुड मीन ईदर मोर स्पेंडिंग लीडिंग, या तो इससे क्या होगा कि जब हाई अवेलेबिलिटी होगी करेंसी की, ठीक है, तो स्पेंडिंग जो होगी, ठीक है, वो ज़्यादा होगी सेम सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। मान लीजिए कि सब दुकान जो मार्केट है, ठीक है, एक ही मान लेते हैं कि पूरे कंट्री के अंदर एक ही मार्केट है। इसको ऐसे समझिए कि एक ही सब्जी की मार्केट है, सबको पता है कि सबकी जेबें भरी पड़ी है, तो वो 10 रुपये की किलो कोई चीज़ क्यों देगा आपको? उसे पता है कि आपके लिए आपके पास इतना पैसा है कि 2000 रुपये भी आपके लिए ज़्यादा नहीं है। इसलिए क्या होता है कि ड्रास्टिकली जब मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, कई कंट्रीज़ के अंदर देखा गया, ठीक है, कि वहाँ पर 10-10, 20-20 हज़ार रुपये की वैल्यू भी 10-20 रुपये के बराबर हो गई थी। इतना लोगों के पास जब मनी सप्लाई प्रिंट कर दिए गए थे नोट्स, तो ठीक है, इसीलिए एक क्राइटेरिया रखा गया है कि गोल्ड रिजर्व के साथ एक प्रोपोर्शन के अंदर करेंसी प्रिंट की जाती है, ठीक है। तो जैसे ही ज़्यादा पैसे आएंगे लोगों के पास, तो सेम गुड्स एंड सर्विसेज के लिए स्पेंडिंग ज़्यादा हो जाएगी। इट विल लीड टू राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हैंस इन्फ्लेशन, ठीक है। इसलिए मनी सप्लाई अगर कम होगी तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। और मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए ही आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर रेपो, रिवर्स रेपो, इन चीज़ों के अंदर चेंज करता है, ठीक है। द गवर्नमेंट्स डेट, गवर्नमेंट का जो डेट है, गवर्नमेंट की जो उधारी है, वो इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है इन्फ्लेशन को। जितना ज़्यादा डेट गवर्नमेंट का लिया हुआ होगा, ठीक है, गवर्नमेंट या तो मनी प्रिंट कर सकती है या कर सकती है
देखिए, जब गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत है, ठीक है, वो तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, या तो प्रिंट कर सकती है मनी। तो मनी जब प्रिंट करेगी तो मार्केट के अंदर हाई अवेलेबिलिटी होगी करेंसी की, तो उससे क्या होगा कि मोर इन्फ्लेशन होगी। या गवर्नमेंट क्या कर सकती है, टैक्सेस को इंक्रीज कर सकती है, क्योंकि महंगाई का जो प्रभाव है उसके ऊपर कम से कम पड़े, इसलिए उसे पैसा चाहिए होगा, और इंक्रीज करके टैक्सेस को वो पैसा उठा सकती है वहाँ से, ड्यू टू विच मैन्युफैक्चरर जो होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, वो क्या करेगा, अब टैक्सेस बढ़ गए हैं तो वो अपना जो प्राइस है उसको चेंज करेगा। जब उसे टैक्स पे ज़्यादा करना पड़ रहा है तो वो अपने गुड्स की सर्विसेज, जो गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू बढ़ाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो इफेक्ट आना है वो कंज्यूमर के ऊपर आना है इन्फ्लेशन का, ठीक है। वो बीच वाला जो है वो क्या करेगा, 10 रुपये है, पहले टैक्स 1 रुपये लगता था, 9 रुपये बचते थे, वो क्या करेगा, अब मान लीजिए कि टैक्स 2 रुपये कर दिया गया है, तो अब 8 बचेंगे, इसकी बजाय वो क्या करेंगे, उस चीज़ को 11 रुपये की कर देगा, ताकि उसके पास फिर 9 रुपये बचें, ठीक है। इससे क्या होगा कि महंगाई बढ़ जाएगी, दाम बढ़ जाएंगे, इसलिए इन्फ्लेशन माना जाएगा इसको, ठीक है। आरबीआई की पॉलिसी क्या है, रेपो रिवर्स रेपो को चेंज करके, जितना रेपो रेट ज़्यादा होगा, इसका मतलब फंड्स जो होंगे बैंक्स के लिए, जो उठाते हैं बैंक्स लोन के तौर पे, ठीक है, वो महंगे हो जाएंगे। जब बैंक के लिए लोन महंगे हो जाएंगे, ठीक है, उठाने वाले पैसे, तो वो लोगों को भी लोन महंगे दर पे देगा, ठीक है। हायर विल बी द रेट दैट बैंक विल चार्ज टू कस्टमर्स फॉर लेंडिंग, और जैसे ही कस्टमर के पास लैंडिंग के लिए चीज़ें महंगी होंगी, उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन आएगा मनी सप्लाई के अंदर, इसलिए कंट्रोल भी हो जाएगी इन्फ्लेशन। इसलिए अगर मार्केट में से पैसा निकालना है तो आरबीआई क्या करता है, रेपो को इंक्रीज़ करता है, ठीक है, ताकि लोगों के लिए लोन्स महंगे हो जाए, मार्केट से पैसा लोन्स की तरफ जाके वापस आरबीआई के ऊपर जो इफेक्ट है और जो कंट्री के ऊपर इफेक्ट है वो कंपनसेट हो जाएगी। कैश रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो अगर बढ़ा दिया जाए तो बैंक के पास लैंड करने के लिए कम होगा, लिक्विडिटी कम होगी, मार्केट में पैसा कम जाएगा, मनी सप्लाई कम होगी तो इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगी, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, या क्या करता है आरबीआई, डायरेक्ट क्या करता है, लिक्विडिटी को कम करने के लिए सिक्योरिटीज़ बेचता है, सिक्योरिटी मार्केट में डाल देता है और मार्केट से पैसा खींच लेता है, ठीक है, चाहे बैंक के थ्रू हो चाहे किसी भी थ्रू हो, तो वो लिक्विडिटी कम हो जाती है। मनी सप्लाई जब कम होगी तो आपकी इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी। स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो 40% से मान लीजिए 50% कर दी गई, तो वो जो 10% पैसा अब बढ़ गया, वो अब बैंक लोन में नॉर्मल पब्लिक को लैंड नहीं कर पाएंगे, वो जो आरबीआई की डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज़ हैं या गोल्ड हैं उनके अंदर ही इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो वो क्या होगा कि वो पैसा मार्केट में अब कम जा रहा है, तो मार्केट में मनी सप्लाई कम कर दी, इसका मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल कर ली। वैसे ही बैंक रेट, आरबीआई जब बैंक रेट इंक्रीज करेगा तो लैंडिंग जो होगी मनी फ्रॉम आरबीआई टू बैंक मोर डिफिकल्ट, और जो मार्केट के अंदर पैसा है बैंक के लिए कम बचेगा, और आरबीआई क्या करेगा, मनी सप्लाई को इसके थ्रू भी कम कर लिया है, ठीक है। यूजुअली बैंक रेट टेक्स द क्यू फ्रॉम रेपो रेट। डिफ्लेशन जो है वो अपोजिट है इन्फ्लेशन का इन मोस्ट ऑफ द सर्कमस्टांसिस, ये याद रखिएगा। तो ये आपको बता दिया कि कैसे इन्फ्लेशन को कम ज़्यादा किया जाता है आरबीआई के द्वारा, ठीक है, और कैसे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग काम करता है, सारी एमएसएमई की डेफिनेशन वगैरह बता दी गई है आपको। ऐसे ही सीरीज़ के अंदर नॉलेजेबल चीज़ें पाने के लिए जुड़े रहिएगा गाइडली के साथ। नेक्स्ट सेशन के अंदर आप देखने वाले हैं फंड बेस्ड फाइनेंसिंग क्या होती है, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, बैंक गारंटी क्या होती है, टाइप्स ऑफ अकाउंट हम जानेंगे, ठीक है, वोस्ट्रो अकाउंट कौन से होते हैं, नोस्ट्रो अकाउंट कौन से होते हैं, ट्रिक बताऊंगा मैं आपको इनको याद करने की, नॉन फंड बेस्ड फाइनेंसिंग कौन कौन सी होती है। तो जुड़े रहिएगा, CIB तक आपका क्लियर करवा के छोड़ेगा गाइडली, चैप्टर वाइज सेशन आपके लिए लेके आएगा, और जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको याद करने के लिए ट्रिकी सीरीज़ लेके आ रहे हैं हम आपके लिए, मॉड्यूल वाइज जो है MCQs आपके लिए लेके आ रहे हैं। बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सीरियस दोस्तों के साथ। अगर आप डिसलाइक कर रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर जाइएगा, बताइएगा कि क्या कमी रह गई थी, ताकि हम उसको सुधार सकें। थैंक यू सो मच।